वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा, सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे मैन-क्यू मेजरली लगी हुई है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ हमारी गेम थ्योरी लगी हुई है, ठीक है? तो यूनिट नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूँ, ठीक है? मैं यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं करता कभी भी, तो आई एम स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर 2। तो रेलेवेंट एरिया जो हमारा स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 5 से होता है, एग्जाम ओरिएंटेड, बिकॉज़ चैप्टर नंबर 4 में बेसिक डिमांड सप्लाई वगैरह के डेफिनिशंस एंड ऑल दिया हुआ है। वो कभी भी हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं बनता और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो स्कूल लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं, तो बेसिक डिमांड सप्लाई आप लोगों को आता है, राइट? तो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 5, राइट? चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द मेन क्यू, दैट इज़ द इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट? तो जब मैं इलास्टिसिटी की दोस्त बात करूँगा सबसे पहले यहाँ पे, तो इलास्टिसिटी कोई टर्म आपके लिए नया नहीं है, ठीक है? तो लेकिन एक कैटेगरी हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? बच्चे, आपने पढ़ा है डिमांड फंक्शन, कहते हैं डिमांड फंक्शन क्या होता है? आप कहते हैं जी डिमांड फंक्शन है कि क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, taste and preference of the consumer, price of substitute, price of complement, future price expectations, अकड़ बकड़ भंगे पू, राइट? तो ऐसे आपने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो है उसकी जो डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से आप लोग टर्म निकाल के लाते हो डिमांड फंक्शन, राइट? इलास्टिसिटी भी यहीं से निकलेगी। कैसे? वो कहता है अगर किसी कमोडिटी का प्राइस में चेंज आता है तो उसकी क्वांटिटी कैसे रिस्पॉन्स देती है। चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी कैसा रिस्पॉन्स देती है, अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हम बोलेंगे अगर किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो क्वांटिटी कैसे रिस्पॉन्स देती है, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड। तो वहां पे कंसेप्ट आएगा किसका? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। फिर ऐसे ही सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट का प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी कैसे चेंज होएगी, क्वांटिटी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का। समझते हैं आप मेरी बात को? तो स्कूल लेवल पे जो आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस इलास्टिसिटी का ज़िक्र किया था। तो सिर्फ़ प्राइस इलास्टिसिटी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमको प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ना है, हमको इनकम इलास्टिसिटी भी पढ़ना है, हमको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ना है। तो 3 तरीके की इलास्टिसिटी हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। दैट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand, and the cross price elasticity of demand, right? चलो जी, अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कहानी शुरू करते हैं। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितना आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझते हैं, ठीक है? अगर सवाल यहाँ लिख दो तो अभी इस इलास्टिसिटी से आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? प्लीज बी केयरफुल। तो अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करता हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेफिनिशन हमको ये कहती है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ कीपिंग द अदर फैक्टर अनचेंज्ड, राइट? कि अगर आपका किसी कमोडिटी का प्राइस वेरी कर रहा है तो आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है उसकी डिग्री को हमने मेजर करना है। इसको मेजर करने के लिए आपने ना एक मेथड पढ़ा था, ठीक है? मेथड बहुत सारे होते हैं। जो आपने मेथड पढ़ा था दैट वाज द परसेंटेज मेथड, दैट वाज द परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कहता था price elasticity of demand is nothing but percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये बेटा मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ आपने जो गलत पढ़ा उसको ठीक करने के लिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको सॉल्व करते जाते थे तो आप कहते थे कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आप कहते थे कि भाई चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज आ गया। एंड सिमिलरली प्राइस का चेंज डेल्टा पी अपॉन में P1 इनटू 100 आ गया। 100 कैंसिल हो गया तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू में P1 अपॉन में Q1। और इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यूज में डाल देते थे बिकॉज डेल्टा पी या डेल्टा क्यू एक नेगेटिव होता था
बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आप कहते थे भाई इस तरीके से आंसर निकालना है। एम आई क्लियर ऑन दिस? मैं एक बार सबको यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है? शोर करेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा मीटिंग से और मीटिंग लॉक कर दी जाएगी। जितना पूछो उसका जवाब दीजिए। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है दोस्त? यहाँ तक सब पढ़ कर आए? यस सर। Yes, Yes, sir. चलिए यस सर। चलिए। अब एक बात सुनिए दोस्त, सब लोग मेरी बड़े ध्यान से। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्कूल लेवल में बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए होंगे, स्कूल लेवल में 100 और 100 मार्क्स भी अटेन करे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर 11th में या 12th में, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा बच्चे है या फिर आप एसआरसीसी में है या एलएसआर में है, हिंदू में है, हंसराज में है, ब्रांडेड कॉलेजेस से आप बिलोंग करते हैं, तो प्लीज रेज हैंड। आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। आई वुड लाइक टू चेक योर नॉलेज ऑफ स्कूल लेवल। स्कूल का क्वेश्चन पूछूंगा जी, प्लीज बी कॉन्फिडेंट यार। प्लीज रेज हैंड एवरीबडी। रिया जी कैमरा ओपन करेंगे तो हम बात करेंगे प्लीज। निष्ठा जी ने कैमरा ओपन किया। निष्ठा जी से नहीं पूछ पाऊंगा, निष्ठा जी ने पहले भी क्लासेस लिए तो इनको आंसर पता होंगे। लविश सैनी जी आप से बात कर पाएंगे? रिया, रिया आपने पहली क्लास है आपकी मेरी, है पहले भी कोई क्लास अटेंड करी है आपने मेरे से? First class. फर्स्ट क्लास है। कॉलेज कौन सा बेटा तेरा? Lady Shri Ram. एलएसआर कॉलेज, सबसे बड़े ब्रांडेड कॉलेज है। तो आपसे कुछ सवाल करेंगे भाई, ठीक है? सब सुनेंगे और बोलेगा कोई नहीं, बस दो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं। मैम अनम्यूट मत करिए, म्यूट मत करिए, अनम्यूट रहने दीजिए अपने को, ठीक है? माय क्वेश्चन टू यू इज, हमें पता है कि एक डिमांड कर्व जब हम किसी ऑर्डिनरी गुड के लिए बनाते हैं, आप जिसे नॉर्मल गुड कहते हैं, एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कहता है हाँ जी बिल्कुल होता है, राइट? और अगर ये स्टीपर है या ये फ्लैटर है, तो ही तरीके के डिमांड कर्व हम कंपैरिजन मोड पर डालते हैं। कहते हैं जी अगर डिमांड कर्व स्टीपर होता है तो जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक को आप बोलते हो इट इज लेस देन 1। एम आई राइट रिया? Yes, sir. और इलास्टिक अगर फ्लैटर डिमांड कर्व होता है तो आप बोलते हैं कि इलास्टिक है, और इलास्टिक का मतलब हम जनरली ग्रेटर देन 1 कहते हैं, राइट? Yes, sir. और जब आपसे पूछा जाए कि भैया ये स्टीपर डिमांड कर्व जो मेरे पास लगा है, यहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक या लेस देन 1 क्यों होती है, तो आप में से सारे ही स्टूडेंट ये जवाब देंगे अपार्ट फ्रॉम दो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी पहले क्लास अटेंड करी है, कि सर मान लीजिए हम ए पॉइंट पर थे, P1 प्राइस था, Q1 क्वांटिटी थी। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। सर मान लेते हैं प्राइस में चेंज आ गया तो क्वांटिटी भी चेंज कर गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। कैसा जब ए से बी पर ये जो मूवमेंट हुई है तो प्राइस में चेंज इतना आया? कहते मैं कहा बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी में चेंज इतना आया है? बिल्कुल ठीक है। मैं पूछता हूँ बेटा ये बताओ प्राइस में चेंज ज्यादा आया क्वांटिटी में चेंज आया ज्यादा? तो रिया जी किस में चेंज ज्यादा आया है? Price. प्राइस में। बच्चा कहता है सर देखो ये फॉर्मूला हमको आता है। मैंने कहा हाँ जी आता है। कहता है सर बताओ प्राइस में चेंज ज्यादा है या क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है? मैंने कहा बेटा प्राइस में चेंज ज्यादा है। तो फिर कहते सर बताओ डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो आंसर 1 से छोटा होता है। इसीलिए जब स्टीपर डिमांड कर्व होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन होती है। एम आई राइट रिया? Yes, sir. यही पढ़ा है आपने या कोई और रीजन है? Sir, it necessity goods also. Necessity goods में भी inelastic demand होती है. वो इनकम के हिसाब से बात करेंगे, अभी छोड़ दीजिए उस चीज को। Okay. स्टीपर डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी लेस देन 1 इसी वजह से होती है। हाँ. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ये गलत जवाब है दोस्त, और आपकी गलती नहीं है। हिंदुस्तान की 99% नहीं 100% सीबीएसई किताबों में यही लिया हुआ है कि जब प्राइस का परसेंटेज चेंज ज्यादा है क्वांटिटी से तो लेस देन 1 है। वो बिल्कुल ठीक है कि जब परसेंटेज ज्यादा होगी प्राइस का चेंज और क्वांटिटी की कम होगी तो ऑब्वियसली आंसर लेस देन 1 होगा। बट माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, ध्यान सुनिएगा मेरी बात क्या है। ये जो आपने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर चेंज दिखाया है ये क्वांटिटी का चेंज है, ये प्राइस का चेंज है। इज दिस जस्ट डेल्टा क्यू? ये सिर्फ डेल्टा क्यू है या ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी था? इट इज मेयरली डेल्टा क्यू, इट इज नॉट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
जिसको आपने अपनी मर्जी से परसेंटेज चेंज इन प्राइस मान लिया है, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं है, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस का एक छोटा सा कंपोनेंट है, दैट इज डेल्टा पी। इट इज नॉट डेल्टा पी अपॉन P1 into 100। ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्राइस के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्त? आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन। यस गाइस, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसको Yes, sir. आपने बचपन में क्या मान लिया, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इट इज नॉट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज जस्ट डेल्टा क्यू। जिसको आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस मान लिया, वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं है, इट इज जस्ट डेल्टा पी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, तो sir. ये बात अगर मैंने Yes. आपकी मान भी ली कि डेल्टा पी बड़ा है और डेल्टा क्यू छोटा है, तो इस हिसाब से दिस रेशो, ये जो रेशो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये जो रेशो है, दिस रेशो कैन बी लेस देन 1। मान लेते हैं इस रेशो की वैल्यू लेस देन 1 है, और लेट अस सपोज इसकी वैल्यू 0.8 है इस रेशो की, बट इलास्टिसिटी इज नॉट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1। अगर इसकी वैल्यू, इस वाले नंबर की वैल्यू यहां से 3 आ गई, what will be the answer? Answer is 2.4, which is greater than 1। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपने जो गलती करी है वो क्या करी है, आपने डेल्टा क्यू को ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मान लिया, डेल्टा पी को ही क्या मान लिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मान लिया, जबकि परसेंटेज नहीं था, इट वॉज जस्ट डेल्टा क्यू डेल्टा पी। तो ये बात तो मैं भी कहूंगा कि जब भी मेरा डिमांड कर्व रिलेटिवली स्टीपर रहता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, लेकिन लेस देन 1 क्यों होती है, उसका जवाब ये नहीं है जो आप पढ़ के आए हो, उसका जवाब कहीं और से आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हिच विल गिव यू द आंसर कि स्टीपर डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी लेस देन 1 क्यों होती है, फ्लैटर डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 क्यों होती है। वो आंसर आपको दूसरा मेथड देगा, वो परसेंटेज मेथड कभी आपको आंसर दे नहीं पाएगा। और ये जो नेक्स्ट मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, दैट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका दूसरा नाम टोटल आउटले मेथड भी होता है, टोटल आउटले मेथड भी इसका दूसरा नाम होता है, राइट। देखिए, इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी। जब भी किसी कमोडिटी का अगर प्राइस कम होता है, लेट्स सपोज एक्स कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस फॉल हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, रिया जी हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस वेरी करता है, चेंज करता है, तो 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, या उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज रहेगी, या उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, राइट। प्राइस गिरने से क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, सेम भी रह सकती है, और बढ़ भी, कम भी हो सकती है। तो इस गुड को हम बात करते हैं, ऑर्डिनरी गुड का नाम देते हैं, इट इज ऑर्डिनरी गुड। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनएलास्टिक, और इसको हम नाम देते हैं गिफन गुड। ठीक है जी। ये जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, इट ओनली डील्स विद द ऑर्डिनरी गुड। ये परफेक्टली इनइलास्टिक को या गिफन गुड को डील करता ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे? इट ओनली डील्स विद द ऑर्डिनरी गुड। तो मैंने यहां लिख दिया कुछ कंडीशंस है इसके लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, डील्स विद ऑर्डिनरी गुड्स ओनली। ऑर्डिनरी गुड्स से क्या मतलब है? हाँ जी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। ये सिर्फ उन्हीं गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो हमारे ऑर्डिनरी गुड्स है। दूसरी कंडीशन, इट इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक, इट इज अ qualitative technique of measuring price elasticity of demand. Now the question is, what is the meaning of qualitative?
देखो जी, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, है ना? क्या होता है? एक क्वालिटेटिव होता है वर्सेस क्वांटिटेटिव, जो सिर्फ क्वालिटी बताए। जैसे परसेंटेज मेथड आपने पढ़ा, कभी कहते हो इलास्टिसिटी की वैल्यू 2.5 आई है, 1.8 आई है, 0.6 आई है, आप एग्जैक्ट वैल्यू देते हो, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताते हो। तो वो जो परसेंटेज मेथड था, इट वाज द क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्या था बच्चे? वो क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? ये जो मेथड है, ये क्वालिटी बताएगा, ये कभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा ही नहीं। ये आपको नहीं बताएगा 0.8 है, 1.8 है, ऐसे नहीं बताएगा। ये सिर्फ आपको क्वालिटी बता देगा, whether the price elasticity is less than 1। कहते हैं less than 1 है, बट less than 1 कितनी है? 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, नहीं बताएगा। इट जस्ट शोज द क्वालिटी ऑफ द इलास्टिसिटी। ये आपको बता देगा कि वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। इट इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। एग्जाम में ना कभी कभी सवाल ऐसा आता है, उसमें ना मेथड मेंशन नहीं होगा, उसमें मेथड नहीं लिखा होगा कि आप एक्सपेंशन मेथड लगाइए या आप परसेंटेज मेथड लगाइए। तो वो आपको कभी कभी हिंट दे देता है कि यूज द क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ द कंज्यूमर थियरी। क्या बोलेगा? यूज द क्वालिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव अप्रोच जैसे वो वर्ड बोलेगा, तो इसका मतलब उसने आपको हिंट दे दिया है, देन प्लीज यूज द एक्सपेंडिचर मेथड। कभी वो आपसे बोलेगा क्वांटिटेटिव अप्रोच लगाइए, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेंडिचर मेथड ना लगाकर परसेंटेज मेथड या उससे मिलता जुलता कोई और मेथड वहां पे अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. जी। Yes, sir. तो इसकी दो स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है जी? एक तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी गुड्स पे अप्लाई होता है, और ये सिर्फ इलास्टिसिटी की क्वालिटी बताता है। ये मेथड क्या है, अब वो सुनते हैं। ये क्या करता है? आपको बेटा बीच में अगर आप बिना वजह अनम्यूट करेंगे तो मुझे आपको मीटिंग से बाहर करना पड़ेगा। प्रदीप कुमार जी, म्यूट योरसेल्फ और लीव द मीटिंग। और एक चीज को मैं दोबारा नहीं समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस मैथड, elasticity, या you can say price elasticity, can be categorized in three parts, depending on relation between price and टोटल एक्सपेंडिचर। देखो दोस्त, कहानी क्या है? रिलेशन हमको किसके बीच में मेंटेन करना है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन मेंटेन करना है। मेथड की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम जस्टिफाई कर देंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। कहते हैं हम प्राइस इलास्टिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? कहता है इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी इक्वल टू 1। मैंने कहा किस बिहाफ पे आपने किया? कहता है इफ प्राइस and total expenditure are directly related। कहते हैं अगर तो प्राइस और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड है तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इफ दे आर इनवर्सली रिलेटेड, देन प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इफ ड्यू टू change in price, total expenditure remains कांस्टेंट। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रह गया प्राइस चेंज होने के बाद भी, तो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। ये इसने स्टेट किया है। अब इसको हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। देखना बच्चे बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पर एक स्केड्यूल इशू कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिएगा, मैं प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। मैं लेट सपोज प्राइस 10 रुपए है और आप 100 यूनिट्स डिमांड किया करते थे, तो आप खर्चा जो करते थे वो 1000 रुपए करते थे। समर जी हैंड रेज्ड है, लेकिन बोलने से पहले कैमरा ओपन कर लीजिए। हाँ जी, प्लीज आस्क। सर पिछली स्लाइड पे लिखना था, वो आपने आगे कर दिया। बेटा ये अभी स्लाइड आपके ग्रुप पे आ जाएगी, डोंट वरी, ये पीडीएफ आ जाएगी ग्रुप पे। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। तो प्राइस जब आपका 10 था, आप 100 यूनिट्स डिमांड करते थे और 1000 रुपीज स्पेंड किया करते थे। अब देखो जी, मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज ये डेटा मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज करना है।
देखना बच्चे, मैंने 6 जगह इस डेटा को कॉपी किया है। देखना प्लीज, लुक एट स्क्रीन्स। मैंने कहा प्राइस कम होके 5 हो गया जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने तीनों ही डेटा के अंदर प्राइस को डिक्रीज किया है। ये मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी गुड्स पे लगता है। मैं फिर याद दिला दूं, ऑर्डिनरी गुड्स वो है जहां पे प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप इनवर्स है। प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप इनवर्स है, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा ही लगेगा। तो जब प्राइस गिरा है, डिमांड को बढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, डिमांड तो बढ़ रही है, बट डिमांड किस मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है? डिमांड में तीनों केसेस में देखो इंक्रीज करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे डिमांड को इंक्रीज करके मैंने 120 कर दिया है, यहाँ पे डिमांड को मैंने इंक्रीज करके 250 कर दिया है, और यहाँ पे डिमांड को इंक्रीज करके मैंने 200 कर दी। डिमांड तीनों ही केसेस मैंने इंक्रीज करी है। लेकिन इस मेथड ने जो कैटेगरी बनाई है वो कहता है हम जो प्राइस इलास्टिसिटी की कैटेगरी बनाएंगे वो किसके बिहाफ बनाएंगे? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बिहाफ बनाएंगे। तो हम अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर को इवेल्युएट करें, इट इज 600, इट इज 1250 एंड दिस इज 1000। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो एक्सपेंडिचर 1000 से गिर के 600 हो रहा है, या एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 1000 से 1250, एंड यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपका अनचेंज है 1000 का 1000। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप इनवर्स है, रिलेशनशिप अगर इनवर्स है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो सेकंड केस के अंदर यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी हम डिफाइन करेंगे दैट विल बी प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट केस में यहाँ देखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप लगा प्राइस और एक्सपेंडिचर में, नाउ इट इज लेस देन 1। और जहां पे प्राइस चेंज हुआ बट एक्सपेंडिचर में कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। बेटा मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं ताकि आप गलत ना हो जाए एग्जाम के अंदर। प्राइस और क्वांटिटी में हर जगह रिलेशनशिप इनवर्स ही मेंटेन किया जाएगा, बिकॉज दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन द ऑर्डिनरी गुड्स। तो प्राइस क्वांटिटी में तो रिलेशनशिप इनवर्स चाहिए, बट प्राइस और एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप की कैटेगरी के हिसाब से इलास्टिसिटी को डिफाइन किया जाता है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है? से यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यार अगर आप लोग कैमरास अपने ओपन करेंगे ना तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा दोस्त। यार देखिए, मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि सामने वाले बंदे सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। और आपके एग्जाम से बहुत दूर नहीं है, ठीक है? अब आप उसको एक ही महीना मान के चलो, 2 महीने मत मानिएगा, 1.5 महीना मत मानिएगा, एक ही महीना मान के चलो, बिकॉज 10 दिन तो ये दिवाली मनाने में तुम्हारे निकल जाएंगे। तो प्लीज ओपन your webcams and connect with me in a better way. Please, I request you all, open your webcams यार। इतना कहने के बाद भी तो आप कर लीजिए प्लीज। एंड राइट में जो डेटा हमारे पास है, अगर उस राइट वाले डेटा को अगर हम देखें तो इन तीनों ही केसेस में देखो दोस्त, मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्राइस को इंक्रीज कर देता हूं 20 20 20। तो अनडाउटेडली क्वांटिटी को गिरना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्डिनरी गुड है तो प्राइस क्वांटिटी को इनवर्स रिलेशनशिप तो हमें मेंटेन करना ही है ना? अगर हमको वो इनवर्स रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को तीनों ही केसेस में गिराएंगे। 100 से क्वांटिटी कम होके यहाँ हो गई 80, यहाँ कम होके हो गई हमारे पास 30, और यहाँ कम होके हमारे पास हो गई 50। या मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1600, या मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 600, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1000 ओनली। प्राइस यहाँ भी बढ़ा है, प्राइस यहाँ भी बढ़ा है, प्राइस यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यहाँ एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या अनचेंज्ड है। रिलेशनशिप कैसा है जी? रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो लेस देन 1 है, रिलेशनशिप इनवर्स है तो ग्रेटर देन 1 है, और प्राइस चेंज होने से एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आया तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ये बात सबको समझ में आती है? अच्छा, ये मेथड के ऊपर आपके सिलेबस में 3 केस स्टडी लगी हुई है। तीनों में से एक केस स्टडी फोर श्योर एग्जाम में आनी ही आनी, कंफर्म आनी है। लेकिन उस केस स्टडी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस मेथड का ग्राफिकल लुक को समझने की कोशिश करना कि ग्राफिकली ये मेथड हमको कैसे एक्सप्लेनेशन देता है। देखिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन्स एवरीबॉडी। बेटा जब भी हम कोई डिमांड कर्व नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, इफ आई एम सेइंग कि एक डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल एक्सिस प्राइस आप दिखा रहे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर डिमांड कर्व। ऑर्डिनरी कोड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, अज्यूम कर रहा हूं लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है? इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी नॉन लीनियर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। मान लेते हैं अगर हम कहते हैं कि जब प्राइस हमारा 10 रुपीज था, जब प्राइस हमारा 10 है
और आप 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो, आप ए पॉइंट पर बैठे हो। डिमांड कर्व के ऊपर जो भी कोई पॉइंट होता है वो 3 चीज को रिप्रेजेंट करता है। कहता है इस समय व्हाट इज द प्राइस, कहता है 10, कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, कहता है 100, कहता है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर। अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द येलो कलर, मैं येलो कलर से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर ये देखा जाए तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है ना, 10 and this distance is 100, so 10 into 100 what, 1000 nothing but what, expenditure। तो डिमांड कर्व पे अगर कोई पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस पर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं, उन परपेंडिकुलर्स और एक्सिस की हेल्प से जो रेक्टेंगल बन के तैयार होता है, उस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। इज इट क्लियर? वो जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज द 1000। तो डिमांड कर्व अगर हमारे पास है और हम उसके ऊपर कहाँ लाया करते हैं, अगर वहां से हम लोग क्या कर दें, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देंगे एक्सिस के ऊपर, तो हम एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, एल इंटू बी करके, सिंपल प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। नाउ कम टू दी फाइनल कंक्लूजन, ऑफ दिस टॉपिक विच इज व्हाट, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे, ठीक है? आप में से एक बार वो बच्चे हाथ खड़ा कर लीजिए जिनकी फर्स्ट क्लास है आज मेरे साथ, ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ा, पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, रेज हैंड, साथ साथ उनसे कोई बात, लेकिन वो बच्चा कैमरा ओपन कर सके बस, प्लीज एनीबडी जो कैमरा ओपन करके मुझसे बात कर सके, लेकिन कैमरा ओपन मैंडेटरी है जी। भाई कैमरा ओपन वाले बच्चे हाथ खड़ा करिए प्लीज, एनीबडी। दीप्ति जी हमारे साथ है। दीप्ति कॉलेज कौन सा है बेटा? सर सत्यवती। ठीक है जी, देखना दीप्ति। दीप्ति जी आप अपने आप को अनम्यूट कर रखिए। मैं बच्चे यहाँ पे 2 डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रिलेटिवली स्टीपर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रिलेटिवली फ्लैटर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है दीप्ति? यस सर। इनिशियली मैं कहता हूँ हम लोग ए पॉइंट पर थे एंड प्राइस वाज P1 एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q1। सिमिलरली यहाँ पर मैंने किया, प्राइस वाज P1 एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q1। हम ए पॉइंट पर थे, ठीक है? तो एरिया मैं यहाँ पे ब्लू कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो एरिया है दीप्ति, ये जो एरिया में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है जी। चलिए जी, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर था जब हम P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी डिमांड किया करते थे। अचानक से प्राइस वेरी कर गया एंड द न्यू प्राइस, लेट अस सपोज द न्यू प्राइस इज P2, प्राइस गिर गया है, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का क्वांटिटी तो बढ़ने ही वाली है। यहाँ पर भी हमने प्राइस को फॉल कर दिया है, प्राइस फॉल कर गया है एंड द न्यू क्वांटिटी इज नाउ Q2। हम बी पॉइंट पर आ गए हैं। So our new expenditure is represented by the pink color. देखो जी, प्राइस यहां पर भी गिरा है, प्राइस यहां पर भी गिरा है, दोनों जगह प्राइस गिरा है। दीप्ति जी मुझे ये बताइए, पुराने फर्स्ट वाला डायग्राम जो है, दिस इज द स्टीपर डिमांड का, इफ आई एम सेइंग, यहाँ पे ब्लू एरिया बड़ा है या पिंक एरिया बड़ा है? फर्स्ट डायग्राम में ब्लू एरिया बड़ा है, ब्लू एरिया दिस वन, पिंक एरिया दिस वन। ब्लू एरिया बड़ा है, पिंक एरिया बड़ा है? ब्लू। ब्लू। इसका मतलब पहले एक्सपेंडिचर आप ज्यादा करते थे और बाद में आप एक्सपेंडिचर कम करते, बिकॉज द पिंक एरिया रिप्रेजेंटिंग द न्यू एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इट इंप्लाइज, व्हेन द प्राइस फॉल्स योर टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स। बट इन द राइट डायग्राम विच एरिया इज मोर, मतलब पिंक एरिया ज्यादा बड़ा है या ब्लू एरिया ज्यादा बड़ा है बेटा? पिंक। पिंक, यानी कि न्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका ज्यादा है।
तो फर्स्ट के अंदर जब प्राइस गिरा तो एक्सपेंडिचर भी गिरा, तो रिलेशनशिप कैसा आया? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है? लेस देन 1 होती है। और राइट साइड में अगर देखेंगे तो प्राइस गिर रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, रिलेशनशिप कैसा आया है जी? इनवर्स। इनवर्स। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और रिलेशनशिप अगर इनवर्स होता है, रिलेशनशिप अगर इनवर्स होता है तो प्राइस इलास्टिक कैसी होती है जी? ग्रेटर देन 1 होती है। तो स्टीपर डिमांड कर्व में प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 क्यों होती है? ये उसका रीजन है। परसेंटेज मेथड आपको ये तो बताता है कि लेस देन 1 होती है कब? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा है परसेंटेज इन क्वांटिटी से। पर उसकी वजह से डिमांड कर्व स्टीपर क्यों है, उसकी जस्टिफिकेशन परसेंटेज मेथड दे ही नहीं सकता। समझ में आती है दोस्त सबको कहानी? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Can you please repeat the last line? अच्छा रिया जी, वो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कुछ भी आपको पूछना पहले आप हैंड रेस करेंगे, उसके बाद मैं आपका नाम लूंगा तब आप पूछेंगे। रिया जी मैंने आपको नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए बेटा। बस ये है कि परसेंटेज मेथड आपको ये तो बता देता है कि भाई इलास्टिसिटी इज व्हाट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज इन प्राइस। कि प्राइस का परसेंटेज जब छोटा है रिलेटिव टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो लेस देन 1 होती है, लेकिन उस समय डिमांड कर्व स्टीपर है, उसकी जस्टिफिकेशन परसेंटेज मेथड नहीं दे सकता। डिमांड कर्व स्टीपर पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, इसकी जस्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड दे सकता है। समझे आप मेरी बात को दोस्त? Yes, sir. विशाल जी हैंड रेस करना, हैंड डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, प्रदीप जी आप। अच्छा यहां पे अगर तीसरा केस की मैं बात करूं, सुनिए ध्यान से प्लीज। एक टर्म सबने सुनी ना, मैथमेटिकल टर्म है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सबने सुना है? रेक्टेंगल हाइपरबोला क्या है? कहते हैं जी अगर एक्स वाई दो एक्सिस मेरे पास है, इट इज व्हाट? एक्स वाई इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, राइट? ये सेंड फॉर्म है ना इसकी, बोलिए। एंड कर्व शुड बी लाइक दिस। मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये कर्व वो पढ़ा ना सबने, रेक्टेंगल हाइपरबोला? कॉनिक सेक्शन पढ़ा नहीं पढ़ा रेक्टेंगल हाइपरबोला? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात सुनना, अगर मैं कहूं कि ये प्राइस है वाई, एक्स क्वांटिटी है, तो फंक्शन क्या बना? P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। व्हाट इज P इंटू क्यू? एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर क्या चाहिए? कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या चाहिए? कांस्टेंट। अब मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि प्राइस चेंज होए क्वांटिटी चेंज होए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी जब इक्वल टू 1 होती है तो वहां पे हम कहते हैं ना प्राइस इंटू क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, जो एक्सपेंडिचर आएगा एक्सपेंडिचर शुड बी कांस्टेंट। यानी प्राइस तो वेरी करे बट एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। एग्जांपल समझिएगा, मान लो पहले प्राइस 10 था, क्वांटिटी 100 थी, खर्चा आप 1000 करते थे। प्राइस अगर 20 हुआ, आपने डिमांड 50 कर दी, खर्चा तब भी आपका 1000 है। प्राइस आपका 5 हुआ, डिमांड आपने 200 कर दी, खर्चा तब भी आपका 1000 है। यानी कि प्राइस तो वेरी कर रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, बट एक्सपेंडिचर आपका क्या रहे? अनचेंज रहे। तो इलास्टिसिटी क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। इन दैट सिनेरियो योर डिमांड कर्व विल बी इक्वल टू 1। योर डिमांड कर्व विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। समझ में आती है दोस्त कहानी? क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या रहेगा आपका? अनचेंज्ड। अगर मैं मान लीजिए मैं कहता हूं कि पहले हमारे पास ये था और अब हमारे पास ये है, तो दोनों एक्सपेंडिचर जो है आपके वो क्या है? सेम है। दिस एक्सपेंडिचर एंड दिस एक्सपेंडिचर जो है आपके सेम है। यानी एरिया अंडर द डिमांड कर्व, आप कहते हैं ना एरिया बिलो द कर्व, कर्व
के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं उन सबका एरिया सेम रहता है, एंड दैट एरिया इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर। दैट्स व्हाई तो यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी 1 होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ यहाँ पे कंपैरिजन आपको ड्रॉ करवाता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? प्लीज देखिए दोस्त, स्लोप का मतलब भी आप जानते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, और इलास्टिसिटी का मतलब भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है? स्लोप और इलास्टिसिटी को मैं कंपेयर करना चाहता हूं। स्टेटमेंट सुनना बहुत ध्यान से, प्लीज सुनिएगा। स्लोप इज, चलो अभी नहीं बता रहा इस चीज को, एक मेथड और कराऊंगा उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? पॉइंट मेथड बताऊंगा फिर कंपेरिजन कराऊंगा, अभी रहने दीजिए एक बार के लिए। ये मेथड सबको समझ में आ गया दोस्त, सबको यहाँ तक? एक बार मीटिंग पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार मीटिंग पॉज कर रहा हूँ।